नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने बात की थी राजस्थान शैली की सामान्य विशेषताओं के बारे में, और राजस्थान की सामान्य विशेषताओं में हमने 6 टॉपिकों को पढ़ा था। देश काल की अनुरूपता, विषय वैविध्य, वर्ण वैविध्य और विषय वस्तु। इन 6 टॉपिकों पर आधारित भविष्य में अगर बड़ा प्रश्न आता है तो इनको चुनकर आप एक बड़ा प्रश्न बना सकते हैं। आगे हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया, और विस्तृत अध्ययन में हमने पढ़ा था कि राजस्थान शैली पूरे विश्व में एक अलग शैली मानी जाती है, एक पूरे विश्व में अपना स्थान रखती है। और वो विश्व में स्थान रखने के पीछे एक कारण है, जिसमें नायक नायिकाओं के साथ राग रागिनियों का चित्रण राजस्थान शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक रह गया था और यही से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे का जो टॉपिक आएगा, राजस्थान शैली के महत्वपूर्ण चित्र। अगर विशेषताओं का प्रश्न ना बनकर ऐसा भी हमारे सामने हो सकता है कि राजस्थान शैली के महत्वपूर्ण चित्रों पर एक टिप्पणी लिखो, ठीक है ना। राजस्थान शैली के महत्वपूर्ण चित्रों पर एक टिप्पणी लिखो, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। या फिर इन महत्वपूर्ण चित्रों के छोटे छोटे प्रश्न हमारे सामने देखने को आ सकते हैं। इसीलिए हम अध्ययन करेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखें। तो हमारे सामने बात आई थी कि राजस्थान शैली है जो राग रागिनी और रागमाला चित्रण जैसे विशेषताओं के लिए अपना अलग स्थान पूरे भारत में ही रखती है। रागमाला जैसे शब्द से ही स्पष्ट है। आज आप ये समझिए पहले कि रागमाला है क्या। रागमाला जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि एक स्वरों की श्रृंखला। स्वर क्या होते हैं आप जानते हैं, स्वरों की श्रृंखला जिसमें ताल, स्वर ताल के बिना अधूरे होते हैं। ताल की प्रवृत्ति का शक्तिशाली और कमजोर होना उसके लिंग का निर्धारण करता है। एक तो होता है राग और दूसरा है रागिनी। राग पुरुष है और रागिनी स्त्री है। और इसमें भेद कैसे हो सकता है? ताल से हो सकता है। एक तो धड़ाम धड़ 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 धड़ाम, एक कठोरता है उसमें, यानी वो पुरुष है। एक तनक तनक तन 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 ता 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 तनक तन तन तत्ता, एक मीठी सी राग आपको सुनाई देती है। वो क्या है? रागिनी है। लिंग निर्धारण कैसे हो रहा है? ताल से हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए राग और रागिनी हम कह सकते हैं राग और रागिनी में क्या अंतर है, तो वो ताल से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। लिंग निर्धारण करता है, अर्थात राग की आरोह अवस्था। आरोह अवस्था यानी उठना, ऊंचा उठना, सारे गामा पादा निसा, है ना। ऊंचा या उठाव या शक्ति राग के पुरुष तथा अवरोह है, यानी नीचे नीचे लेके आना। अवरोह अवस्था कोमल, मुलायम, निम्न निम्न स्त्री राग अर्थात रागिनी का रूप निर्धारण करती है। यही राग और रागिनी में अंतर होता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला में 6 राग और 36 रागिनियों का विवरण देखने को मिलता है। ये बात अंडरलाइन करनी, ये बात नोट करने वाली है कि राजस्थान शैली में कितनी राग और रागिनियों का उल्लेख पाया जाता है। तो 6 राग और 36 रागिनियों का हमें उल्लेख पाया जाता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए राग कौन सी है? भैरव राग। भैरव के नाम से ही पता चलता है, भैरव तो भैरव है। तो ये क्या है? राग है। श्री राग, मालकोस राग, ये राग है, रागिनियाँ नहीं है। रागिनियाँ 36 है, 6 राग। भैरव राग, श्री राग, मालकोस राग और मेघ मलाहार राग दीपक, जो कि हमने बूंदी शैली में
एक चित्र भी पढ़ा था, राग दीपक। वो चित्र ये है, राग दीपक और राग हिंडोल। राग हिंडोल भी एक चित्र है विद्यार्थियों, अगर आपको याद है तो स्मरण कीजिए। सबसे पहली क्लास, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था अहमदनगर। अहमदनगर जो केंद्र था दक्षिणी शैली का, उस केंद्र में हमें राग हिंडोल नाम का एक चित्र पाया जाता है। ये राग हिंडोल है, वो इसी पर आधारित चित्रण यहाँ पर बनाए जाते थे। उपरोक्त 6 रागों में प्रत्येक राग की 6 स्त्री रागिनी का रूप का विवरण द्रष्टव्य। देखिए जैसे मेघ मल्हार है, इसकी 6 रागिनियाँ होती है, राग एक ही है, इसकी रागिनियाँ 6, तो 6 36, यानी रागिनियाँ कितनी हो गई? 36 हो गई। तो 6 राग और 36 रागिनियों का उल्लेख हमें राजस्थान शैली में गाया ही नहीं बल्कि चित्रित किया गया। चित्रण, अब राग को हम कैसे चित्रित कर सकते हैं, लेकिन कलाकारों ने किया है, ठीक है ना। लय को रंगों के माध्यम से, अर्थात रागमाला में लय को रंगों के माध्यम से गति चित्रों में समायोजित कर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है कलाकार। वो कलाकार है, कल्पना से परे है। कलाकार की कल्पना का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कहाँ तक जा सकता है। इसीलिए तो राग और रागिनियाँ, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि रागमाला क्या है, ये प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों। रागमाला क्या है? राजस्थान शैली में कितनी राग और रागिनियों का चित्रण मिलता है? राग और रागिनियाँ एक का क्यों महत्वपूर्ण है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आप थोड़ा सा गौर करें इस बात पर। नेक्स्ट देखिए, 12 मासा ऋतु वर्णन, इन पर आधारित यहाँ पर चित्र बने हैं विद्यार्थियों। विचलित होने वाली बात नहीं है कि ये शब्द हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि राजस्थान शैली को ये 12 मासा चित्रण, षड ऋतु वर्णन, राग रागिनियाँ, रागमाला, नायक नायिका भेद, ये चित्र विश्व में कहीं नहीं हुए जितना राजस्थान शैली में चित्रण हुआ। इसीलिए विश्व के अन्य शैलियों से राजस्थान शैली अपना एक अलग स्थान है बना पाई है। 12 मासा ऋतु वर्णन, परीक्षा में आया है प्रश्न, 12 मासा क्या है? नोट कीजिएगा, हम पैराग्राफ पढ़े तब। ऋतु वर्णन क्या है, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूछूंगा आपसे, या फिर आप जानते हैं तो पहले ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता कि मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट देख पाऊँगा, ठीक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणा की पूर्ण सफलता हमें राजस्थान शैली के रस चित्रों में देखने को मिलती है। राजस्थानी शैली के चित्र भाव प्रदान के साथ साथ रस प्रदान भी है, ठीक है ना। रीतिकालीन साहित्य में बिहारी, सतसई, केशव की रसिक प्रिया, कवि केशव के द्वारा रसिक प्रिय ग्रंथ लिखा गया, आप कहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़िए आप। रसिक प्रिया, मतीराम का रसराज और भानुदत्त की रस मंजरी को आधार बनाकर श्रृंगार रस से परिपूर्ण चित्रों की रचना 12 मासा, नायक नायिका भेद और ऋतु वर्णन में की गई। तो ऋतु वर्णन में हमें क्या मिला? कवियों की कविताओं पर आधारित चित्रण हुआ। 12 मासा चित्रों में प्रकृति के मौसम चक्र के अनुरूप, विद्यार्थियों अंडरलाइन करना कि 12 मासा क्या है। 12 मासा चित्रों में प्रकृति के मौसम चक्र के अनुरूप, साल में कितने मौसम आते हैं, मौसम चक्र क्या है? वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शिशिर ऋतु है, जो ऋतुएं हैं मौसम चक्र के अनुरूप 12 महीनों में बदलते प्रकृति स्वरूप। 12 महीनों में प्रकृति कितनी बार अपना स्वरूप बदलती है और उनका मानव प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव। अब ग्रीष्म ऋतु पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी वर्षा ऋतु है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मानव, वर्षा ऋतु की जो उमस है, इससे हमारे कलर जो है ब्लैक होते जा रहे हैं। खेतों में काम करते हैं
उमस होती है, मानव का रंग क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ये प्रभाव है हमारा, ठीक है ना। मानव प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों को मनोवैज्ञानिक चित्रण है जो ऋतु वर्णन एवं नायक नायिका भेद चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। अर्थात नायक नायिका भेद, 12 मासा और ऋतु वर्णन ये तीनों ही विषय मानव की भाव भूमि से संबंध होने के कारण अंतर संबंध है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि नायक नायिका भेद, 12 मासा और ऋतु वर्णन ये तीनों ही मानव विषय, मानव की भाव भूमि, मानव से जुड़े हैं, से संबंध होने के कारण अंतर संबंध है। 12 मासा चित्रण में हिंदू पंचांग के 12 महीनों जिसमें चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। पंचांग के यही तो 12 महीने होते हैं हमारे, और इनमें प्रकृति क्या स्वरूप बदलती है, इन सब का चित्रण। तो 12 मासा में एक वर्ष के 12 महीनों पर आधारित चित्रण करना ही 12 मासा कहलाता है। 12 मासा चित्रों में श्रृंगार की वियोग अवस्था, एक तो वियोग अवस्था होती है, एक संयोग अवस्था होती है। तो आप सब जानते हैं वियोग अवस्था का चित्रण है 12 मासा चित्रण जो है, इसमें वियोगावस्था का चित्रण है। हमारे साथी बिछड़ जाते हैं, एक व्यक्ति वियोगावस्था में आता है, वही ऋतु वर्णन में संयोग अवस्था है। 12 मासा, 12 वैसा में यानी एक अपना साथी विदेश गया और एक साथी वापिस आया, वर्षा ऋतु में संयोग अवस्था का चित्रण है। ऋतु चित्रण में प्रमुख 6 ऋतुएं मानी जाती है। ऋतुएं 6 है। बसंत को ऋतु राज कहते हैं। सभी ऋतुओं में विशिष्ट कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु है, इसीलिए इसे ऋतु राज कहते हैं। बसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा, शिशिर और शरद, उपरोक्त ऋतुओं में नायक नायिका को चित्रित किया गया। इसीलिए विद्यार्थियों राजस्थान शैली अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए नायक नायिका भेद है, ऋतु वर्णन है, 12 मासा है, इसमें नायक और नायिका के प्रेमालाप को चित्रित तो बड़ा ही सुंदर संयोग अवस्था, वियोग अवस्था, इनका चित्रण करके कवि की कल्पना बड़ी उजागर की गई। तो ये हमारी राजस्थान शैली की सामान्य विशेषताएं थी। अब हमारे सामने टॉपिक है राजस्थान शैली के महत्वपूर्ण चित्र। राजस्थान शैली के महत्वपूर्ण चित्र स्मरण कीजिए, आप कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र राजस्थान शैली में पढ़कर आए। ये चित्र तो आपने पढ़ाई होगा। देखिए बणी और ठणी। बणी ठणी किस शैली का चित्र है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, क्या विशेषता है इसकी, ये बात जानते हैं। उस समय जब मैंने किशनगढ़ शैली पढ़ाई थी, डिजिटल बोर्ड नहीं था और वैसे बोर्ड पर मैंने वीडियो बनाया था। हो सकता है उस वीडियो में कई कमियां रही हो, क्योंकि इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड पर जितनी आसानी आपको पढ़ाने में होती है या आपको समझने में होती है, उतनी उस बोर्ड पर नहीं होती। फिर भी आज वो कमियां मैं पूरी कर दूंगा। और उस किशनगढ़ शैली का यही प्रसिद्ध चित्र है और इसी के बारे में परीक्षा में प्रश्न आता है। तो बणी ठणी भारत की मोनालिसा कहलाने वाला, अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहते हैं, बणी ठणी को कहते हैं। किस शैली का है, किशनगढ़ शैली का है। ये चित्र किशनगढ़ शैली की देन है। किसने दिया हमें, किशनगढ़ ने। चित्रकार निहाल चंद। कौन सा चंद, निहाल चंद। इसका पूरा नाम क्या है, मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद है इसका नाम। निहाल चंद द्वारा अंकित है। यह चित्र राजस्थान शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। किशनगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान शैली का। बणी ठणी का शाब्दिक अर्थ होता है
बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजी धजी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ बताओ। सजी धजी। ये चित्र वास्तव में अपने शीर्षक को साकार करता है। ये चित्र साकार करता है शीर्षक को, बनी ठनी यानी सजी धजी एक महिला। ये चित्र बनी ठनी को भारत की मोनालिसा की संज्ञा एरिक डिकिंसन ने दी थी। विद्यार्थियों अंडरलाइन कर लेना। इसे बनी ठनी किसने कहा? विद्वान एरिक डिकिंसन ने कहा था। डॉक्टर फयाज अली एरिक डिकिंसन ने ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आए थे और इस चित्र को खोजने का कार्य भी इसी विद्वान ने किया था। 1943 में, याद कीजिए मैंने बताया था आपको, है ना, वही बात। बनी ठनी राजस्थान के किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सामतसिंह, वो राजा कौन सा था? सामतसिंह। सामतसिंह की दासी व प्रेमिका थी विद्यार्थियों, दासी व प्रेमिका थी। मैं बताऊं, जहांगीर के समय की बात है। सामतसिंह की माता मुगल दरबार में जाती है और वहाँ पर ये एक दासी के रूप में कार्य करती है और वहाँ से वो यहाँ किशनगढ़ रियासत में ले आती है और धीरे धीरे राजा सामतसिंह उस समय राजकुमार होते हैं और इस दासी का सामतसिंह से प्रेम हो जाता है और इतने विमुग्ध हो जाते हैं सामतसिंह कि एक दिन उसे राज कार्य से वे वैराग उत्पन्न हो जाता है और किशनगढ़ रियासत को छोड़कर दोनों वृंदावन चले जाते हैं। 1963 और 64 में, 1763 और 64 में दोनों की वृंदावन में मृत्यु होती है। राधा और कृष्ण के ये अन्य भक्त होते हैं, इसीलिए वृंदावन जाते हैं और किशनगढ़ शैली का ही पतन हो जाता है। इसीलिए तो परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि बनी ठनी कौन थी? आप क्या जवाब देंगे? राजा सामतसिंह की प्रेमिका थी, प्रिय पत्नी थी, दासी थी। तीनों शब्दों में से आप कोई बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। बनी ठनी सौंदर्य की अद्भुत मिसाल होने के साथ ही, सौंदर्य की ये अद्भुत मिसाल थी बनी ठनी। मिसाल होने के साथ ही उच्च कोटि की कवयित्री थी विद्यार्थियों। ये देखिए चित्र, ये है बनी ठनी, आप देख रहे हैं ना। देखिए, कर्णात तक खींचे गए नैन, ऐसी विशेषता है। इसकी आंखें देखिए कहाँ तक, कानों तक खींची हुई है। इसकी पलकें देखिए, बोहें देखिए, माथा देखिए, उच्च ललाट, तीखी नासिका, गोल चिंबुक, इसकी ठुड्डी देखिए, उभरे हुए हदर, होठ देखिए, कानों में कुंडल, बालों में गजरा, झीने चुनर ओढ़े हुए, हाथों में इसके एक गुलाब का फूल है जो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरा चित्र है उसमें दिखाई देगा। सेम की फली के समान अंगुलियाँ, इन अंगुलियों को आप देखिए, ये अंगुलियाँ सेम की फली। सेम की फली जानते हैं आप क्या होती है? अरे आपने खेजड़ी को तो देखा ही होगा, और खेजड़ी के लगने वाला फल जो हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं सांगरी, कितनी मुलायम होती है। उसी प्रकार से इनके अंग प्रत्यंगों का चित्रण चित्रकार ने किया है। वास्तव में ये जो सामतसिंह की प्रेमिका थी, दासी थी, उसका ऐसा नक्शिक वर्णन था, इसीलिए ही ये भारत की मोनालिसा कहलाई है, ठीक है ना। तो ये बड़ा सुंदर चित्र है, मोरध्वज निहाल चंद ने किया था, ठीक है ना। 1943 में ये सामने आता है। एरिक डिकिंसन इसकी खोज करते हैं। उच्च कोटि की कवयित्री थी, वो सौंदर्य के साथ साथ और भी अपने गुणों की खान थी, वो अपने साथ कई गुण समाये हुए थे। वो कवयित्री थी, वो गायिका थी, यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखती थी। ये किसके नाम से कविता लिखती थी? रसिक बिहारी के नाम से। इस चित्र का चित्रण लगभग संवत 1755 से 1757 में हुआ था। ये चित्र जब बना था उस समय की ये तारीख है। लगभग विद्वानों का अंदाजा है कि 1755 से 57 के मध्य में ये चित्र बना होगा, लेकिन आगे चलकर 1943 में इसकी खोज होती है। इस चित्र का आकार, ये चित्र कितने आकार में बना है? 48.8 गुणा
36.6 सेमी आकार का ये चित्र है। ये कपड़े पर बना हुआ चित्र है, जिसे हम कह सकते हैं कैनवास कहते हैं। तेल चित्र भी बना, फिर तो इस पर बहुत सारी कॉपियाँ बनी। तो परीक्षा में आपको ये आकार पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। ये चित्र कब पाया गया था पूछा जा सकता है। इसकी खोज किसने की थी? एरिक डिकिंसन ने की थी। इसे मोनालिसा क्यों कहा जाता है? मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी कौन थी? ये इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। वर्तमान में बनी ठनी का चित्र, और ये भी प्रश्न बड़ी अच्छी बात है, वर्तमान में बनी ठनी का चित्र है कहाँ? वर्तमान में बनी ठनी का चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है विद्यार्थियों। जब भी आप अजमेर जाएं तो अजमेर संग्रहालय में ये चित्र जरूर देख कर आएँ आप, ठीक है ना। अजमेर संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, पूछा जा सकता है। वह इसकी एक प्रति, दूसरी प्रति इसकी अल्बर्ट हॉल पेरिस में सुरक्षित है विद्यार्थियों। देखिए, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया था। हमारी संस्कृति विश्व के अनेकों संग्रहालयों में भरी पड़ी है, इसीलिए भारत देश को पूजा जाता। पेरिस में सुरक्षित है। 5 मई 1973 ईस्वी को, कितना? 5 मई 1973 ईस्वी को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए कितना इसे सम्मान प्रदान किया है भारत सरकार ने। 5 मई 1973 को भारत सरकार के डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था बनी ठनी नामक चित्र पर। तो बड़ा अच्छी बात है। इस चित्र में अंकित नारी लज्जा युक्त है। अब इसकी विशेषता आती है, देखिए इसमें ये नारी क्या दिखाया गया है? इसमें अंकित नारी लज्जा युक्त है। लज्जा से मधुर मुस्कान, हल्की सी मुस्कान है चेहरे पर, तीखे नाक, नाक इसका, कर्णात कमल, आंखें कानों तक, नयन व सुकुमार अंगुलियों के साथ, पतली अंगुलियां सुकुमार अंगुलियों के साथ वस्त्र आभूषणों से सजी अत्यंत आकर्षक है ये बनी ठनी का चित्र विद्यार्थियों। तो इसीलिए ये बनी ठनी का चित्र बड़ा प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान शैली का एक प्रसिद्ध चित्र पढ़ा है जिसका नाम है बनी ठनी। नेक्स्ट चित्र के बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।